नमस्कार। हम हिंदी गद्य की विधाएं पुस्तक से हरिवंश राय बच्चन की प्रवास की पृष्ठ डायरी पढ़ रहे थे। हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर थे और वे अपने पीएचडी का शोध कार्य पूरा करने के लिए इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। वहाँ लगभग 2-2.5 वर्ष रहे और उस प्रवास के दौरान उन्होंने वहाँ जो देखा, जो अनुभव किया, उसे डायरी के रूप में अंकित किया है। उसका अंश हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि बच्चन लिख रहे हैं कि उस दौर में 1952 में इंग्लैंड कैसा था, इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों का जो वातावरण कैसा था, और एक प्रसिद्ध सी कहावत कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना है व्यक्ति को बुद्धिमान, स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। ये कहावत इंग्लैंड से हमारे देश में आई है, लेकिन खुद इंग्लैंड में इसका पालन नहीं होता। विद्यार्थी हों या आमजन हों, देर रात तक सोते हैं। इंग्लैंड में से ब्रश भी रात के समय किया जाता, सुबह नहीं होता। नहाते भी प्राय रात को हैं लोग। गर्म पानी हर समय मुहैया हो जाता है, मिल जाता है। और कुछ साहित्यिक हलचलें हमारे एशियाई देश जैसे बर्मा, सीलोन नाम दिया श्रीलंका का उस दौर में जो नाम था, सीलोन है, पाकिस्तान है, भारत है। इनके लोगों ने मिलकर के वहाँ एक छोटा सा संघ बना रखा था, मजलिस, और उसमें बच्चन को कविता पाठ के लिए बुलाया जाता है। बच्चन से सदस्यता लेने का आग्रह भी किया जाता है। इस तरह कई सारे अनुभूतियों को बच्चन हैं वे अपनी इस डायरी में लिखते हैं। उससे आगे का अंश हम आज पढ़ेंगे। बुधवार 13 अप्रैल 1952। इस तिथि में मुझे थोड़ी सी आशंका लगती है कि ये गलत मुद्रित है, क्योंकि पिछली जो डायरी थी वह 22 अप्रैल 1952 की लिखी हुई थी। तो 22 के बाद 23 अप्रैल की होनी चाहिए। 13 अप्रैल शायद गलत मुद्रित हो गया है। क्या लिखते हैं बच्चन, आइए पढ़ें। तैयार होकर ब्रेकफास्ट लिया, मिस्टर लिथोन के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी चला गया। बच्चन हैं वे मिस्टर लिथोन नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके साथ में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके केंद्रीय पुस्तकालय में चले गए। अखबार पढ़ने का कमरा अलग है। ऊंचे स्टैंडों पर अखबार लगे थे, लोग खड़े होकर पढ़ते हैं। कुछ देर अखबार देखता रहा, फिर रेफरेंस रूम गया। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में शोधार्थियों के लिए एक अलग कक्ष बना हुआ है, जहाँ बड़े बड़े संदर्भ ग्रंथ रखे हुए हैं। बच्चन वहाँ जाते हैं। कैम्ब्रिज पर यहाँ बहुत सी किताबें हैं। जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है और नगर है, उस पर बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उस पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सेंट कैथरीन्स कॉलेज के इतिहास पर भी एक मोटी किताब देखी। ईट्स की संपूर्ण कविता का मैकमिलन संस्करण मिल गया। W ईस्ट की कविताओं पर बच्चन को शोध करना था, तो वह संस्करण उन्हें वहाँ उपलब्ध हो गया। हेन की पुस्तक के संदर्भ में कुछ कविताएं देखनी थी। फिर डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी से न्यूटन के ऊपर एक लेख पढ़ा। न्यूटन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे अपने समय के, उन पर इंग्लैंड में बहुत सामग्री उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बच्चन को मिल गई। ट्रिनिटी चैपल में उनकी मूर्ति देखी थी। जो ट्रिनिटी चैपल नामक स्थान है, पूजा स्थल जो चर्च होता है, वही चैपल है। वहाँ पर सर आइजैक न्यूटन की मूर्ति लगी, जो वैज्ञानिक न्यूटन थे उनकी मूर्ति लगी हुई है, और उन पर किताबें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हैं। उसके बारे में कुछ और जानना चाहता था। बच्चन ने जब ट्रिनिटी चैपल में न्यूटन की मूर्ति देखी, एक वैज्ञानिक की मूर्ति, अपने यहाँ भारत में राजनेताओं की मूर्ति लगती हैं या धर्म क्षेत्र के नेता हैं उनकी मूर्ति लगती हैं, लेकिन इंग्लैंड में वैज्ञानिक की मूर्ति है, वह चौराहे पे लगी हुई है। अपने अंग्रेजों के प्रति वह कितना ऋणी अनुभव करता था स्वयं न्यूटन, और कितनी कवित्वपूर्ण भाषा में उसने इसे अभिव्यक्त किया है। आइजैक न्यूटन थे, वे इंग्लैंड जो के वासी जो अंग्रेज हैं उनके प्रति कितने कृतज्ञ थे। उसे बड़ी कवित्वमयी भाषा में, वैज्ञानिक होते हुए कविता की भाषा में अपने भाव व्यक्त किए हैं। क्या है, अगर वह गणितज्ञ और वैज्ञानिक था, न्यूटन अगर गणितज्ञ था और वैज्ञानिक था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी भाषा में कविता की, कवि की झलक मिलती है।
कविता गहन भाव विचारों की, या इससे अच्छा होगा कि यह कहना कि गहन क्षणों की सहज वाणी है, या अगम अनुभूतियों की सुगम अभिव्यक्ति है। अगम अनुभूति, अगम, जहाँ जा नहीं सकते, जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की पहुँच नहीं होती, कविता की भाषा है वह व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचा देती है। हमारे हिंदी में एक बहुत सुंदर सी, अच्छी सी और बड़ी प्रसिद्ध सी कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ रवि मतलब सूर्य, सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ भी कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो कविता को बच्चन है वह अगम अनुभूतियों की सुगम अभिव्यक्ति मानते हैं और गहन क्षणों की सहज वाणी मानते हैं। स्वयं आइजक न्यूटन ने लिखा है, इफ़ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। इसका हिंदी अनुवाद भी बच्चन ने स्वयं किया है। और भी आगे कहूँ तो ये महान प्रतिमाओं के कंधों पर सवार है। कविता है महान प्रतिमाओं के, जाइंट्स के लिए हम प्रतिमा शब्द प्रयुक्त किया बच्चन ने। महान प्रतिमाओं के कंधों पर सवार, यानी जो बच्चन है उस चीज़ को यहाँ वर्णित कर रहे हैं जो न्यूटन ने अभिव्यक्त किया है कविता को लेकर के। यानी उस न्यूटन जो वैज्ञानिक था, बड़ा गणितज्ञ था, बड़ा बौद्धिक व्यक्ति था, उसने जब अपने देश के बारे में, अपने देशवासियों के विषय में लिखा तो उसमें अपने आप कवित्व की झलक आ गई। और मरते समय जो उसने कहा वह तो काव्य भी है, दर्शन भी, और दोनों से बढ़कर जीवंत। जब कोई उसे उसकी विराटता में देखे, जब न्यूटन ने मृत्यु के विषय में मरते वक्त जो अपने मन की भावना व्यक्त की, वो इस भाषा में लिखी है, इस तरह से लिखी है कि उसे आप कविता मान सकते हैं, उसे आप दर्शन की वस्तु मान सकते हैं। और कविता होना और दर्शन होना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है जीवंत होना। सबसे महत्वपूर्ण है कि वह आपको जीती जागती रचना लगे, और वह न्यूटन की अभिव्यक्ति में है। जब कोई उसे पूरी विराटता में देखता है तो हमें लगता है कि न्यूटन जैसे व्यक्ति ने किस तरह की अभिव्यक्ति कौशल को अर्जित किया होगा। न्यूटन ने लिखा, आई डू नॉट नो वट आई मे सफर टू द वर्ल्ड for his words shortly before his death. To myself, I seem to have been only like a boy playing on the seashore and diverting myself in now and then, tending a smoother pebble or a better sail than Rosalie, which reached a great ocean of truth lay all undiscovered before me. न्यूटन ने मरते वक्त जो बात कही उसे बच्चन उससे बड़े प्रभावित हुए, उसे अपनी डायरी में नोट किया, उन्होंने डायरी में लिखा। और फिर बच्चन अनुवादक बहुत अच्छे हैं, जितने अच्छे वे हिंदी के कवि हैं, जितने अच्छे वे अध्यापक रहे हैं, उतने ही अच्छे वे अनुवादक हैं। उन्होंने जो अनुदित किया वो अपने आप में मिसाल है, चाहे वो मैकबेथ जैसी शेक्सपियर की रचनाएं हों, या डब्ल्यू ईट्स की कविताएं हों, या E.M. हर्श की कविताएं हों। तो न्यूटन ने मरते वक्त क्या कहा, क्या लिखा है? मृत्यु के समय उसके अंतिम शब्द थे, मैं नहीं जानता कि मैं स्वयं या संसार के लिए क्या हूँ। मैं उस लड़के की तरह हूँ जो समुद्र के किनारे चिकने पत्थर के टुकड़े और चमकीले घोंगे पाकर प्रसन्न हो, जबकि अगाध समुद्र का वैभव मेरे सामने है। न्यूटन ने जब उनका अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने जो लिखा है वह बहुत प्रेरक है, बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूटन जो संसार का महान वैज्ञानिक था, जिसके नाम बड़े अनुसंधान थे, गति के तीनों नियम हैं वो न्यूटन के देन है। लेकिन न्यूटन को क्या लग रहा है? न्यूटन कह रहे कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है जैसे वे एक समुद्र किनारे एक जो छोटा बालक है वह चमकीले पत्थर बीन लेता है, या जो समुद्र से बहकर आए हुए जो घोंगे हैं, शंख सीपियाँ हैं, वे उठा लेता है, बड़ा खुश होता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। जबकि अथाह समुद्र उसके सामने होता है और उस समुद्र में कितने अनमोल मोती हैं, कैसा कैसा अद्भुत खजाना है, उससे वह अनजान है, उसने जो पा लिया उसको लेकर वो खुश है। न्यूटन भी यही कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी बहुत जो वैज्ञानिक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं वो उस बच्चे की तरह है। मेरे लिए ये उपलब्धियाँ जो हैं बड़ी छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, जबकि संसार में अभी बहुत कुछ है वह
अनुसंधानीय है, अन्वेषणीय है, खोजने लायक है। जिसे अपनी उपलब्धि पर दंभ हो, दंभ घमंड, जिसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व हो। हम छोटी छोटी बातों के कारण अहंकार करने लग जाते हैं। छोटी सी उपलब्धि पाई और हमें घमंड हो जाता है। जिसे अपनी उपलब्धियों पर दंभ हो, घमंड हो, उसे न्यूटन का ये वाक्य पढ़ना चाहिए। और मन में कहीं हया हो, हया यानी शर्म, तो डूब मरना चाहिए। न्यूटन जैसा बड़ा वैज्ञानिक, विश्व स्तर के वैज्ञानिक, और जिसके अनुसंधान के परिणामों ने विज्ञान को आधार दिया। आज जो हम रॉकेट साइंस का विकास देख रहे हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में जो विकास देख रहे हैं, ये सारा का सारा न्यूटन की वो गति के नियम, अगर वो गुरुत्वाकर्षण वाले सिद्धांत का अनुसंधान नहीं करता न्यूटन, तो बहुत कुछ विज्ञान के लिए प्रगति करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन न्यूटन अपने लिए क्या मान रहा है कि मेरे लिए सामान्य चीज़ें, मैंने बहुत कम अनुसंधान किया, मेरी उपलब्धियाँ बहुत कम हैं। लेकिन हम सामान्य व्यक्ति हैं, वो साधारण सी उपलब्धियों पर घमंड करने लग जाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसे न्यूटन की ये वाक्य पढ़ने चाहिए, और उसके मन में यदि ज़रा भी शर्म बची हो अहंकारी व्यक्ति के मन में, तो उसे शर्म से डूब मरना चाहिए कि वह छोटी छोटी उपलब्धियाँ, जो नगण्य उपलब्धियाँ हैं, उनको लेकर ही घमंड पाले हुए हैं। मैं तो कैम किनारे कुछ सिकता कण या तृणखंड ही जुटा रहा। बच्चन कह रहे हैं कि न्यूटन ने क्या किया। कैन नदी है वहाँ कैम्ब्रिज में, न्यूटन जैसे ऐसे अनुभव कर, न्यूटन लिखा ना कि भाई समुद्र के किनारे एक कोई नन्हा बालक जिस तरह से चमकीले पत्थर उठा के खुश होता है, समुद्र की लहरों के साथ बहकर आई सीप शंख को उठा करके बड़ा खुश होता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, और बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खेलने लग जाता है। न्यूटन कहते हैं कि मेरी उपलब्धियाँ भी इतना ही मूल्य रखती हैं, जबकि संसार में अपार वैभव है, खोजने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, विज्ञान के उन्नति के लिए काफ़ी क्षितिज खुला हुआ है। बहुत छोटों को बहुत विनम्र नहीं बनना चाहिए। विनम्रता का भी एक दंभ हो सकता है। यदि आप वास्तव में बहुत छोटे हैं और अकारण अत्यधिक विनम्रता दिखा रहे हैं, तो ये भी अलग से आपको अहंकार पैदा करता है कि मैं बहुत ज़्यादा विनम्र हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मुझ में ये बड़ा विशिष्ट गुण है। लेकिन बड़ा व्यक्ति यदि विनम्र है तो उसका गुण बड़ा गुण है। लंच के समय डिग लोटा। डायरी में देखिए, अचानक बच्चन हैं, वे गंभीर होते हैं, बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, और फिर से एकदम सामान्य सी बातें लिखते हैं। लंच के समय डिग लोटा, डिग जगह का नाम है। बादल घिराए थे और धीरे धीरे वर्षा हो रही थी। मैं मार्जरी की भेजी कविता पुस्तकें देखता रहा। शाम को खाने की मेज पर मादमोजेल वाजेन से भेंट हुई, हमारी डिग की नवागंतुका। ये मादमोजेल वाजेन कोई महिला हैं जो बच्चन जहाँ रहते हैं वहाँ आई होंगी, विश्वविद्यालय में पढ़ने आई होंगी। वो नवागंतुका है, नई आई हुई हैं, सुंदर हैं, हंसमुख हैं, मिलनसार, फ्रेंच कुमारी, फ्रांस की रहने वाली है। अंग्रेजी की शिक्षक हैं, पेरिस में है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पेरिस जो फ्रांस की भाषा फ्रांसीसी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, लेकिन वहाँ वे इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हैं। इंग्लैंड घूमने के लिए आई हुई है। कैम्ब्रिज घूमने और साहित्य में कोई डिप्लोमा लेने आई हैं। यहाँ कई तरह के कोर्स चलते हैं। जो थोड़ी बहुत फ्रेंच हम लोगों ने सीखी थी मिस्टर जीथन से, वह बोलकर हमने उन्हें चकित कर दिया। हम देखिए, विदेश में या अपनी भाषाई क्षेत्र से व्यक्ति दूर चला जाए और उस जगह उसे कोई अपनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति मिले, तो उसके प्रति अपनत्व का अनुभव होता है, खुशी होती है। तो जो ये फ्रेंच कुमारी हैं, फ्रेंच की रहने वाली मादमोजेल वाओजेन, ये इंग्लैंड आई हैं, और बच्चन जी ने थोड़ी सी फ्रेंच भाषा भी इंग्लैंड में रहते हुए मिस्टर जीथन से सीखी थी, जीथन से, और वे उनके सामने बोलते हैं, वाओजेन के सामने, तो वे बड़ी चकित हो जाती है। चकित यानी अचंभित होती है, आश्चर्य होता है उसे। परिचय कराने पर सीने पर हाथ रखकर जो मैंने कहा कि आ सांते दा बुआ मादमोजेल, तो बड़ी प्रसन्न हुई। ये फ्रेंच भाषा का वाक्य है, बच्चन जी ने फ्रेंच बोला। फ्रेंच जब दूसरे देश वालों को अपनी भाषा बोलते पाते हैं तो विशेष कृतज्ञता और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। जब ये फ्रांसीसी व्यक्तियों की विशेषता है कि जब वो अपनी भाषा में किसी अन्य व्यक्ति को, विदेशी को बात करते देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी हमदर्दी जाहिर करते हैं। कृतज्ञता होता है कोई अच्छा काम करता है, हमारा भला करता है, उसके प्रति एहसानमंद होने का जो भाव है वही कृतज्ञता है। उसके उपकार को मानने का भाव कृतज्ञता है।
इसका विलोम होता है कृतज्ञता। तो फ्रेंच लोग बड़े कृतज्ञ होते हैं। बाओजेन ने कहा कि हम लोगों को फ्रेंच बोलना सिखा देंगे। बाओजेन ने कहा बच्चन आदि से, मित्रों से, कि वह जल्दी ही अपनी भाषा जो फ्रेंच है वह आप लोगों को बोलना सिखा देंगे। इसके आगे का अंश है वह अगली क्लास में हम पढ़ते हैं। धन्यवाद।